Assalamualaikum students. In this video पार्ट 4 एंजाइम्स के पार्ट 4 की वीडियो सीरीज है। इससे पहले की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इन तमाम को डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक विच इज एंजाइम इनहिबिशन। इसमें हम नॉर्मली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इनहिबिशन की टर्मिनोलॉजी है कि एंजाइम किस तरीके से इनहिबिट होता है, फिर आगे हम टाइप्स ऑफ इनहिबिशन को पढ़ेंगे। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले जो बेसिक है एंजाइम इनहिबिशन की, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत सा पढ़ लेते हैं कि ये एंजाइम किस तरीके से इनहिबिट होता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी एक ये लाइन देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि द फेनोमिना इन विच एंजाइम्स फेल्स टू कैटालाइज अ रिएक्शन। ठीक है, वो प्रोसेस कि जिसमें एंजाइम जो है वो कैटालाइज ना हो सके। एंजाइम का मेन काम ही यही है कि वो रिएक्शन को कैटालाइज करता है, रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अगर वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर रहा तो इससे मुराद है कि वो एंजाइम के ऊपर कुछ फैक्टर्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गए हैं सबस्ट्रेट की जगह पर। कुछ सबस्ट्रेट की जगह यानी कि सबस्ट्रेट ने आगे बाइंड होना था, अब वो सबस्ट्रेट आगे बाइंड नहीं हुआ। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्टिव साइट पर आगे बाइंड हुए हैं या एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट पे आगे बाइंड हुए हैं, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। वी विल डिस्कस लेटर कि वो किस तरीके से फैक्टर्स हैं। तो एंजाइम अगर कैटालाइज ना हो सके, एंजाइम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज ना कर सके, तो दिस फेनोमिना इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। इस फेनोमिना को हम एंजाइम इनहिबिशन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स, वो फैक्टर्स जो सबस्ट्रेट की जगह आके बाइंड कर रहे हैं, या अगर सबस्ट्रेट आके बाइंड भी कर रहा है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड भी करवा रहे हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट में बाइंड भी कर रहा है लेकिन वो फैक्टर्स मौजूद है एंजाइम पर, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन इनहिबिट हो रहा है। इसकी डिटेल बहुत मजे की है, एग्जांपल्स के साथ मैं समझाऊंगा, बस थोड़े से ही आगे नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव में। द मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट विद एंजाइम बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट। वो मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम के साथ आके बाइंड कर रहे हैं लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। तो एक तरीके से एंजाइम इनहिबिशन हुई, एंजाइम हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा। सो द मॉलिक्यूल्स which react with enzyme but are not converted into desired product, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम के साथ बाइंड करके जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोडक्ट चाहिए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो नहीं बन पाता। एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी। यस, ये एंजाइम इनहिबिशन हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि हमें हर वक्त जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो चाहिए। हर वक्त नहीं चाहिए होता, बाज औकात हमें कोई नीड होती है, स्पेशल नीड होती है कि जिसमें रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी नीड है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी देर पहले चाहिए था, आई एम रनिंग, तो मुझे एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी रिलीज होगी मेरी बॉडी से। तो वो एनर्जी हमें हर वक्त नहीं चाहिए, ड्यूरिंग रनिंग ही चाहिए। अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मुझे वो एनर्जी नहीं चाहिए, राइट?
सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम इनहिबिशन। कि एंजाइम इनहिबिशन एक तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, नॉर्मल रेगुलेशन मैकेनिज्म है। फीडबैक सिस्टम को ये रेगुलेट करता है। होम्योस्टैसिस का बेसिक मैकेनिज्म एंजाइम इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन है। इसकी भी बेस्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी आगे जाकर। तो ये है बेसिक फंक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। अब हम बात करेंगे क्या एंजाइम इनहिबिशन हमारे लिए हमेशा ही फायदेमंद है। नॉर्मल रेगुलेशन मैकेनिज्म हमने कहा है हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन ये हमेशा ही होगा। सो वी हैव डिस्कस बट when enzyme inhibition done by external factors, अगर तो मेरी बॉडी खुद ब खुद ही एंजाइम को इनहिबिट कर रही है बाय अ सर्टेन प्रोसेस, तो वो बिल्कुल सही होगा, नॉर्मल मैकेनिज्म है, क्योंकि वो मेरी बॉडी की डिमांड के मुताबिक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि मेरी बॉडी में आ गए एक्सटर्नली, वो फैक्टर्स अगर एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, तो इससे मुराद क्या हुआ? इससे मुराद है कि मोस्ट ऑफ द टाइम they are dangerous for the life. So enzyme inhibition is a normal part of regulation of enzyme activity, but when enzyme inhibition done by external factors, ये external factors कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। when enzyme inhibition is done by external factors, it become dangerous for life. for example, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे हमारे पास पॉइजन हो गया। पॉइजन एंजाइम की इनहिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे एंजाइम जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते वो नहीं बन रहा। सो इट अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेंजर फॉर हेल्थ। सो एग्जांपल्स में आपके पास पॉइजन आ गया, पॉइजन्स। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन हो गया। कुछ ड्रग्स है, पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स। इसके अलावा साइनाइड्स हो गए, ठीक है। एंटीबॉडीज हो गई, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए, एंटीबॉडीज। और उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स एक्सेट्रा। तो ये है कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल है पॉइजन, पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स, साइनाइड्स, एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स, जो कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि हमारी बॉडी में खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होते, हम इसको बाहर से लेते हैं। तो ये फैक्टर्स बाज़ औक़ात एंजाइम इनहिबिशन कर देते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर हमारे लिए यूजफुल भी है, लेकिन कुछ फैक्टर अगर वो एक्सेस से ज्यादा अगर आ जाए तो वो हमारे लिए अगर हम यूजफुल के तौर पर ले रहे हैं तो वो हमें नुकसान भी दे देंगे। हर ड्रग का साइड इफेक्ट भी होता है। अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा ले लेंगे, फिजिशियन ने या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो भी कोई ड्रग की है, अगर हम उसके मुताबिक नहीं ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ड्रग है वो 2 टाइम्स अ डे कहा गया है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पर डे, अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, 4 टाइम्स ले रहे हैं, 2 टाइम्स का कहा गया हम उसको 4 टाइम्स ले रहे हैं, ये सोच करके डॉक्टर ने कहा है कि 2 टाइम्स लेंगे तो जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें अगर हम 4 टाइम्स ले लें जल्दी फर्क पड़ जाएगा। वो जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके जो केमिकल रिएक्शन से बनने वाला डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से अगर आप जहां 2 टैबलेट लेनी थी वहां आपने 4 टैबलेट्स ले ली, तो रिजल्ट जो होगा वो आपको डबल मिलेगा। बाज़ औक़ात यही आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। आपकी बॉडी बाज़ औक़ात बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है लाइक सीजर्स आपको होने लग जाते हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक दैट। तो वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट हर ड्रग में होता है, लेकिन अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अगेन, तो अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा ले लेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान मजीद बढ़ा देगा। सो दिस इज व्हाट
ऑल अबाउट एंजाइम इनिबिशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। पहली टाइप एंजाइम इनिबिशन की पहली टाइप कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है क्या? It is a chemical which compete with the substrate for binding to the active site। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर नाम से पता चल रहा है कि ये कॉम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, कि ये जो है सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगा। फॉर एग्जांपल ये है एक्टिव साइट, ठीक है, ये है एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है एंजाइम की एक्टिव साइट, ठीक है, ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है। ये है सबस्ट्रेट, रेड कलर का ये सबस्ट्रेट। नॉर्मली सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो ये प्रोडक्ट, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और लास्ट में प्रोडक्ट और एंजाइम ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा सबस्ट्रेट। तो ये अलग अलग हो जाता है। अब क्या होगा कि ये इनहिबिटर आकर इस सबस्ट्रेट के साथ, रेड वाले सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगा, इसके साथ कॉम्पीट करेगा और इसको हटा देगा और ये आकर एंजाइम के साथ, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। रिजल्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, जो हमें चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। लेकिन इसकी एक खास बात भी है। वो खास बात क्या है? अच्छा, वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं अगले वाले बॉक्स में, कि इट इज अ केमिकल विच कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक। एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर आके बाइंड हुआ है, कॉम्पीट किया उसने सबस्ट्रेट के साथ। और ये कॉम्पीट क्यों किया? एक्टिव साइट ऑफ, एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट आके इनहिबिटर आके बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट की जगह पर। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। और लॉक एंड की मॉडल में हमने डिस्कस किया था, पार्ट 2 वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके देख लीजिएगा। पूरी सीरीज चल रही है, तो जो पूरी सीरीज से फॉलो कर रहा है वो लाजमी इस बात को समझ पाएगा कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो है लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करती है। और लॉक एंड की मॉडल में हमने बात किया था कि सबस्ट्रेट, पार्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद द पार्टिकुलर एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जो है वो पार्टिकुलर शेप का होगा और वो एंजाइम के साथ बाइंड कर सकेगा, अदरवाइज दूसरा सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं कर सकता, जिसमें हमने माल्टेज और सक्रेज की एग्जांपल भी कही थी। तो ये जो है इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर। इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के जैसा है, सबस्ट्रेट की जो शेप है वही इनहिबिटर की भी शेप है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो क्या है कि वो इनहिबिटर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन ये इनहिबिशन जो है ये टेम्पोरेरी इनहिबिशन है। टेम्पोरेरी इनहिबिशन मतलब इनहिबिटर आया, एंजाइम के साथ बाइंड किया और कुछ देर बाद एंजाइम एक्टिविटी जब रिड्यूस हो गई अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म इनसाइड आवर बॉडी, तो वो इनहिबिटर दोबारा से रिलीज हो जाएगा और एंजाइम सही सलामत दोबारा अपने एक्टिव होगा, एंड देन सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और प्रोडक्ट दोबारा से बन सकता है। तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है कि इनहिबिशन हुई एंड देन इनहिबिटर अलहदा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन याद रखिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन कोस करता है। इनहिबिशन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। इनहिबिशन जो है, इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है, इस वजह से एंजाइम एंजाइम पे जो सबस्ट्रेट आके बाइंड होना होता है वो और इनहिबिटर
सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों में कंपटीशन हो रहा होता है, दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे। अगर तो सबस्ट्रेट ज्यादा अमाउंट में होगा और इनिबिटर कम अमाउंट में, तो ज्यादा सबस्ट्रेट को चांस मिलेगा कि वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड कर ले। जब ही हमने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, कंसंट्रेशन ऑफ इनिबिटर भी मौजूद है लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो फिर क्या होगा कि चांसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम मजीद बढ़ जाएंगे, मजीद बढ़ जाएंगे। तो जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो दोबारा से बन सकता है। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई इनहिबिशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंजाइम हमारे पास है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस और सबस्ट्रेट हमारे पास है सक्सिनेट, इनिबिटर है मेलोनेट, मेलोनेट। अब देखिए अगर सक्सिनेट नॉर्मल मैकेनिज्म का, नॉर्मल ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये ब्यूटीफुल ग्रीन कलर की जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये देखिएगा, ये नॉर्मल क्या एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आके बाइंड करता है, तो सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, सक्सिनेट आके बाइंड हो गया, देखें ये है सक्सिनेट, तो क्या बनाया सक्सिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एंजाइम अलहदा और जो सक्सिनेट था वो प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, दिस इज फ्यूमेरेट। इस स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में फर्क ये है कि यहां से दो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक यहां से और एक यहां से, दोनों से एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव हुआ और एक एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये है फ्यूमेरेट और ये है सक्सिनेट, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हुआ। ये है नॉर्मल मैकेनिज्म, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर इनिबिटर आए और उस इनिबिटर का नाम क्या है, उस इनिबिटर का नाम है मेलोनेट। अच्छा मेलोनेट में एक फर्क है, वो फर्क ये है, देखें ये समझ आ गया सक्सिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो हमने नॉर्मल मैकेनिज्म समझ लिया। अब देखें सक्सिनेट मेलोनेट जो इनिबिटर है, मेलोनेट, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर ये है ऑलमोस्ट सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, स्ट्रक्चरली सिमिलर एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखें तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड हुआ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, मेलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये प्रोडक्ट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, कन्वर्ट होगा कि नहीं प्रोडक्ट में, ऑफ कोर्स कन्वर्ट नहीं होगा, फ्यूमेरेट हमारे पास नहीं बनेगा क्योंकि ये इनहिबिटर, अब देखें ये कॉम्प्लेक्स पे आकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन काम करती है। हमने एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस किया मेलोनेट के बारे में कि मेलोनेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मतलब ये रिवर्सिबल इनहिबिशन को फॉलो करेगा। तो ये है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम बात करेंगे लास्ट सेकंड टाइप विच इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। तो हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने आपके सामने लिखा है कि द मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा था कि जो इनहिबिटर था वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा था, लेकिन यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा, बल्कि एंजाइम के ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट पे जाके बाइंड करेगा। उस साइट को क्या कहते हैं, द साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। और ये जो एलोस्टेरिक साइट है इसके नतीजे में हमारे पास इनहिबिशन होती है। अब सवाल ये है कि वो इनहिबिशन रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है, इसके बारे में पता करते हैं। देखिए तो इनहिबिशन दो तरीके से, रिवर्सिबल भी है इरिवर्सिबल भी है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में रिवर्सिबल इनहिबिशन भी होती है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी होती है।
इससे पहले कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी थी इनिबिशन? रिवर्सिबल। यहां पर दो तरीके की इनिबिशन होती है, एक होती है रिवर्सिबल इनिबिशन और एक होती है इरिवर्सिबल इनिबिशन। रिवर्सिबल इनिबिशन के नतीजे में एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और इरिवर्सिबल इनिबिशन में एंजाइम डीनेचर्ड। एंजाइम डीनेचर से मुराद है कि एंजाइम अभी दोबारा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। यहां पे एंजाइम इनएक्टिव से मुराद है कि एंजाइम दोबारा एक्टिव हो सकता है जब इनिबिटर उस एंजाइम पे मौजूद एलोस्टेरिक साइट से हट जाए, तो फिर ये रिवर्सिबल जो एंजाइम इनएक्टिव हुआ है वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में बात करते हैं। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इसमें क्या होगा? हमें ये पता है कि इनिबिटर एक्टिव साइट पर आके बाइंड नहीं करेगा, तो एंजाइम के पास, एंजाइम देखें ये है एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये जो इनिबिटर है, ये इनिबिटर कहां पे, देखें ये इनिबिटर फॉर एग्जांपल ये एक्टिव साइट नहीं है, ये एलोस्टेरिक साइट है, यहां आके ये इनिबिटर बाइंड हुआ, ठीक है, इनिबिटर बाइंड हुआ एक्टिव साइट पर, ये है सबस्ट्रेट, ये ग्रीन कलर से क्या है, ग्रीन कलर से है सबस्ट्रेट, ये ग्रीन कलर सबस्ट्रेट है और ये ब्लैक एंजाइम। सबस्ट्रेट आगे बाइंड हो गया इजीली, क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट पे आकर इनिबिटर बाइंड नहीं हो रहा है, तो वहां सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकता है, बाइंड हो गया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ और इनिबिटर भी, कौन सा इनिबिटर? रिवर्सिबल इनिबिटर आके बाइंड हुआ, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही होगा बस। इससे आगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा, लेकिन जब इनहिबिटर बाइंड हो गया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से आगे रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि यहां पर आकर रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब बाइंड हो गया तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि फीडबैक इनहिबिशन इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहां पे मैंने एक ये पॉइंट भी लिखा है कि रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स प्रिवेंटिंग एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो ये बात थी रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें देखें, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिस्ट्रॉयज एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स शेप। डिस्ट्रॉय, तबाहो बर्बाद कर दिया, कौन से एंजाइम ने, कौन से इनहिबिटर ने? इरिवर्सिबल, नाम से पता चल रहा है कि ये इनहिबिशन रिवर्सिबल है ही नहीं, एंजाइम फ्यूचर में दोबारा काम करने के काबिल ही नहीं होगा। तो एक तरीके से अल्टरिंग इट्स शेप, शेप कैसी है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है। अब ये एंजाइम के पास सबस्ट्रेट जो है वो ऐसे आके बाइंड होता है नॉर्मल, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैं भी बता रहा हूं, देखिए ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट और ये है एंजाइम, ठीक है, ये है सबस्ट्रेट और ये है एंजाइम, ठीक है। ये देखें, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम और ये है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। आई होप सो कि ये छोटा सा करके बता रहा हूं लेकिन आपको समझ आ रही है कि ये एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट और ये है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अब देखें, ये जो छोटी सी साइट है, इस साइट पर नॉर्मली रिवर्सिबल में जो इनहिबिटर था वो कुछ इस तरीके का था। अब ये देखें, ये ट्रायंगुलर शेप है, फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट आके यहां बाइंड हो गया, देखें
फॉर एग्जाम्पल जब ये इनहिबिटर होगा, ये इनहिबिटर जब यहाँ के बाइंड हुआ, फिर देखें क्या होता है। ये इनहिबिटर यहाँ आके जब बाइंड हुआ, आगे आगे मैं बता रहा हूँ ये इनहिबिटर कैसे आके बाइंड होगा। देखें ये इनहिबिटर यहाँ आके बाइंड हुआ, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये, ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब देखिएगा गौर से, तो एक तरीके से पहले जो शेप थी, बाद में शेप चेंज हो गई ना, ये कुछ इसके वजह से हुआ, इस इनहिबिटर की वजह से। अब सबस्ट्रेट जो यहां पर मौजूद था, अब वो सबस्ट्रेट यहां इस पर बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर ही नहीं है, और ये सबस्ट्रेट यहाँ के बाइंड भी नहीं हो सकता। अगर ये वाला इनहिबिटर यहाँ के, देखिए इस इनहिबिटर ने क्या किया, एक तरीके से इस इनहिबिटर ने जो एंजाइम की शेप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड हो ही नहीं पाएगा। इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिस्ट्रॉयज एंजाइम बाय अल्टरिंग इट्स शेप, शेप ही अल्टर कर दी, जिसकी वजह से एक्टिव साइट जो है डीनेचर्ड, एंजाइम डीनेचर्ड हो गया। एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ साइनाइड्स भी एग्जाम्पल हैं जो कि इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। साइनाइड्स के साथ हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स में आपके पास मरकरी, सिल्वर, कॉपर आ गए। अच्छा, एक एग्जाम्पल है हैवी मेटल्स की, कि ये हैवी मेटल्स किस तरीके से एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये हैवी मेटल्स के बारे में ये बताया गया, ये देखिएगा आप गौर से। हैवी मेटल्स में मरकुरी, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, दिस हैवी मेटल्स किस तरीके से एंजाइम को डीनेचर्ड करते हैं। दिस हैवी मेटल्स बाइंड्स टू द थायोल ग्रुप ऑफ एंजाइम, एंजाइम के स्ट्रक्चर में थायोल ग्रुप है, और इसका ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। एंजाइम के थायोल ग्रुप के साथ बाइंड कर कर जो डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं, एंजाइम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसमें मौजूद होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जो कि उस एंजाइम के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं। अब ये बाइंड हो गया उस थायोल ग्रुप के साथ, और क्या किया, इस हैवी मेटल ने डाइसल्फाइड ब्रिजेस को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एंजाइम डीनेचर्ड हो गया। एंजाइम इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव जाहिर सी बात है तो दोबारा एक्टिव हो सकता है, एंजाइम डीनेचर्ड हो गया। ये किसकी बात हो रही है? इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। तो ये थी थोड़ी बहुत सी दो टाइप्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने पढ़ा, नॉन कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव में भी हमने पढ़ लिया, कॉम्पिटिटिव में सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में रिवर्सिबल के साथ साथ इरिवर्सिबल इनहिबिशन डिपेंड करता है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स किस तरीके के हैं। अब हम एक डेली लाइफ एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, फीडबैक इनहिबिशन एक टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। So now we are going to start the new topic, not a new topic, it's actually an example of non-competitive reversible inhibition, और वो है feedback inhibition। अभी feedback inhibition क्या है? The activity of enzyme when inhibited by its own product। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आगे बाइंड होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, शुरू से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, पार्ट 4 वीडियो हो गई, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा बनने लग जाए, तो ये प्रोडक्ट खुद ब खुद इनहिबिट करता है एंजाइम को, ताकि वो फर्दर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म ना करे। सबस्ट्रेट के साथ बाइंड, अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो भी रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेगा, और वहां पर जाकर उसको इनहिबिट करेगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल हमारे पास है एक अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट। अमाइनो एसिड एस्पार्टेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है 309 बाय 5 एंजाइमेटिक रिएक्शंस। 5 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इस अमाइनो एसिड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। देयर इज अ सीरीज ऑफ 5 एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टेप में E1 से मुराद है कि पहले केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसमें E1 एंजाइम 1, पहले केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम 1,
दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम 2। तो एक तरीके से ये है सबस्ट्रेट, एस से मुराद है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट, और E1 मतलब एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा सबसे पहले ए में, फिर ए दोबारा बी में कन्वर्ट होगा E2 दूसरे एंजाइम की मदद से, फिर तीसरे एंजाइम आया, फिर सी में कन्वर्ट हुआ, E4 आया तो डी में कन्वर्ट, एंड E5 आया तो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट आया, एंड दिस फाइनल प्रोडक्ट इज 309। अब नॉर्मली क्या है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ होगा, दिस सबस्ट्रेट इज एस्पार्टेट। तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके बाइंड हुआ नॉर्मली, तो प्रोडक्ट ए में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज 309। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमारी बॉडी में 309 जो है वो ज्यादा अमाउंट में मौजूद हुआ, तो फिर ये 309 फीडबैक इनहिबिशन के तौर पे काम करेगा, और ये जाकर सीधा एंजाइम E1, क्योंकि E1 से ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस बनना स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये E1 को जाके इनहिबिट करेगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। और ये कौन सी साइट है? एक्टिव साइट के एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, यहां पर ये आके बाइंड करेगा। एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्टिविटी रिवर्सिबली इनहिबिटेड। रिवर्सिबली इनहिबिटेड से मुराद है कि अगर 309 नॉर्मली दोबारा से अगर हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट में, तो फिर ये 309 जो है E1 के साथ जो इन्हें बाइंड हुआ है, फिर ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। दोबारा से सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब बाइंड होगा, फिर दोबारा से प्रोडक्ट बनेगा 309, एंड एज अ रिजल्ट 309 जब दोबारा हाई कंसंट्रेशन में होगा, फिर दोबारा से फीडबैक इनहिबिशन होगी। तो ये है थोड़ा बहुत सा मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की फीडबैक इनहिबिशन। आई होप सो को आपको ये समझ भी आई है। तो लास्ट में थोड़ा बहुत से हमने एग्जांपल्स कुछ डिस्कस किए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। ये आप एक बार देख के पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स साथ साथ बनाएंगे फिजिकली, आईपैड वगैरह पे भी ना बनाइएगा नोट्स, फिजिकली आप कोई रफ रजिस्टर ले लें किसी भी तरीके का, उस पर प्रॉपर से नोट डाउन करें, वीडियो को बार बार पोस्ट करके। अगर आप ये नहीं कर रहे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में मजीद कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है। तो ये कुछ एग्जांपल है एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स, पेनिसिलिन, आयोडोएसीटेट, मेलोनेट, कोए, नॉन कॉम्पिटिटिव मेसिटाइलडिहाइड, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, जिसको हम डीएफपी नर्व गैस कहते हैं, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, ये तो हैवी मेटल्स में आ जाते हैं, साइनाइड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल्स, एमसीक्यूज ऐसी तो बनते हैं कंसेप्चुअल भी, और कुछ बुक से क्रैमिंग पॉइंट्स को उठा के वो पूछ लेते हैं एमकैट में या नीट एग्जाम जो है डिफरेंट इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का। तो ये इस तरीके से आपको जो है पूछा जाता है आपके पेपर्स में, आपके जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो ये है थोड़ा बहुत सा एंजाइम इनहिबिशन का टॉपिक हमने कवर कर लिया। इससे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट होगा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम एंजाइम के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ताकि एक फ्रेशली हमने लेक्चर्स ले लिए, नोट डाउन भी कर लिए, अब एमसीक्यूज अगर हम करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है। हमने जो पढ़ा है, बुक को लाजमी रीड कीजिएगा। ये फेडरल बोर्ड की बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, फेडरल बोर्ड, तो आप बुक को लाजमी पढ़िएगा और यहाँ से थोड़ा बहुत सा रिलेट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखें बार बार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।